हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस लेक्चर में जो कि होने वाला है एक्वाटिक इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। इसके अंदर जो एक्वाटिक पोल्यूशन है या कोस्टल जोन मैनेजमेंट है, इसके बारे में हमने तकरीबन 100 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हम यकीन के साथ ये कहते हैं कि अगर जिसने भी ये लेक्चर्स देखा तो वो जरूर अपना 100% दे सकता है एक्वाटिक इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के जो ये चैप्टर है इसके अंदर। और आप जानते हैं हम JKSSP डिप्टी इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है उसी के ऊपर हम MCQs कर रहे हैं। तो देखते रहिए आप टीचिंग बायोलॉजी। आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो है The Water Cess Act comes into force. Water Cess Act comes into force, ये पहला क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले आप जानते हैं सेस क्या होता है। सेस एक किस्म का टैक्स होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो वाटर टैक्स है, ठीक है ना, ये टैक्स कब लाया गया, ये कब फोर्स में आया, ठीक है। सबसे पहले ये इनेक्ट हुआ 1974 के अंदर, अमेंडेड हुआ 1988 के अंदर, और ये कम्स इनटू फोर्स 7th of December 1977। क्या आएगा? 7th of December 1977। अब ये वाटर सेस एक्ट आया क्यों, ठीक है ना। देखो, ये जो सेस एक्ट है ये प्रोवाइड करता है फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। क्या करता है? वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट जो है ये पास हुआ है। उसके बाद सेकंड चीज क्या है, जो इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो अगर पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो उनको टैक्स देना है, ठीक है। उनको क्या देना है? गवर्नमेंट को टैक्स देना है पानी का। तो लास्ट बार ये जब ये अमेंड हुआ था, ये हुआ था 2003 में। तो ये था वाटर सेस एक्ट के बारे में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पोल्यूशन अकाउंट्स बाय सीवेज एंड म्युनिसिपल इफ्लुएंट्स। इसको आपको ये समझना है कि कितने परसेंट वाटर पोल्यूशन जो है वो डोमेस्टिक सीवेज जो डिस्चार्ज होता है अनट्रीटेड इनटू लोकल वाटर बॉडीज। तो इसका आंसर आएगा 75%। क्या आएगा? 75%, क्योंकि 75% टू 80% जो वाटर है, वाटर पोल्यूशन जो है ये किससे होता है? डोमेस्टिक सीवेज जो हम डिस्चार्ज करते हैं जो लोकल वाटर्स के अंदर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? 75%। When did India launch the गंगा एक्शन प्लान? क्या आप जानते हैं गंगा एक्शन प्लान क्या होता है? गंगा जो है ये एक राइवर है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर इसको गंगा कहते हैं, बांग्लादेश के अंदर इसको पद्मा कहते हैं, ठीक है ना। PADMA, पद्मा। पद्मा कहते हैं बांग्लादेश के अंदर, गंगा कहते हैं इंडिया के अंदर। गंगा जो है ये फ्लो होता है थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश, और इसके अंदर बहुत सारे जो है, बहुत सारी सिटीज को ये बहुत सारी स्टेट से होके जाता है। यूके, उत्तराखंड की बात करें, यूपी की, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और दिल्ली के अंदर इसकी यमुना एक ट्राइब्यूटरी भी है। तो ये जो है देवप्रयाग, जो ये वहां से ये बिगिन होता है। देवप्रयाग क्या है? ये एक टाउन है जो कि टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो गंगा को लाइफ लाइन टू मिलियंस ऑफ पीपल भी कहा गया है। गैप जो है गंगा एक्शन प्लान जो है ये 1986 14th of January 1986 में ये क्या हुआ था? ये लॉन्च हुआ था। कब हुआ था ये? 1986, ठीक है ना। 1986 के अंदर ये लॉन्च हुआ था, जो कि राजीव गांधी जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने किया था। तो ये करता है कि प्रोटेक्ट द रिवर फ्रॉम द हैजर्ड। तो ये है गैप के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं, आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज द रिडक्शन इन BOD बाई। जब प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाती है सीवेज की, द रिडक्शन इन BOD बाई, कितने परसेंट BOD जो रिडक्शन होता है 50% जो है इसका सही आंसर है। ट्रिकलिंग फिल्टर, आपने नाम सुनना ही होगा। जो ट्रिकलिंग फिल्टर है ये यूज होता है इन विच प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। यूज तो होता है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। अब ये कहता है इन विच प्रोसेस ऑफ
ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंडरी, ठीक है ना। ट्रिकलिंग फिल्टर जो है ये यूज होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद आता है नेस्टिंग ग्राउंड्स ऑफ बर्ड्स नियर कोस्ट प्रोटेक्टेड अंडर। अब जो नेस्टिंग ग्राउंड्स ऑफ बर्ड्स हैं नियर कोस्ट प्रोटेक्टेड अंडर, क्या आता है? CRZ1, CRZ2, CRZ3, CRZ4। देखो, CRZ का मतलब होता है कोस्टल रेगुलेशन जोन। क्या होता है? कोस्टल रेगुलेशन जोन। ये जोन 1 है, 2, 3, 4, ठीक है। अब जो ये जोन है ये किसके तरफ से इनेक्ट होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। अगर पूछ सकते हैं ना, पूछ भी सकते हैं कि आप बताइए जो कोस्टल रेगुलेशन जोन से ये किसके द्वारा ये इनेक्ट होते हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। अब इसके अंदर जो जोन 1 है ये इसका सही आंसर है, ठीक है। जोन 1 में क्या आएगा? CRZ1 में नेस्टिंग ग्राउंड्स ऑफ बर्ड्स नियर कोस्ट प्रोटेक्ट अंडर जाता है 1 में। क्योंकि जो CRZ2 है ये एरिया विच आर डेवलप्ड अप टू द शोर लाइन एंड फॉलिंग विद इन द म्युनिसिपल लिमिट, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे ये आते हैं, तो फिलहाल हमें यही पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं द क्लोरोफॉर्म ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ टेनरी वेस्ट इनटू आयरन कंटेनिंग वाटर स्ट्रीम्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ग्रीन। क्या आएगा? ग्रीन। फॉर करेक्टिंग द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ वाटर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अगर हमें टेस्ट और ऑर्डर जो है वाटर का वो ठीक करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है? पहला ऑप्शन है क्लोरीनेशन, यस, ये तो करना ही है। दूसरा है केमिकल प्रिसिपिटेशन, आई थिंक ये भी ठीक है। एक्टिवेटेड कार्बन, ये भी ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द एबो, ठीक है। क्या आएगा? ऑल ऑफ द एबो जो है इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है in the sewage the percent of inorganic contains in 1% of solid is। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 30%। क्या आएगा? 30%। in the sewage 30% of inorganic contains in 1% of solid, ये इसका सही आंसर है। which one is the maximum fraction in the organic contains in the sewage? तो इसका आंसर क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट या हाइड्रोकार्बन्स। तो आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रैक्शन किसकी होती है ऑर्गेनिक, इसके अंदर कितना जो होता है ज्यादा, क्या कार्बोहाइड्रेट होता है या प्रोटीन या फैट या हाइड्रोकार्बन्स? तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा प्रोटीन। क्या आएगा? प्रोटीन जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं in the following which gas was not first evolved in an atmosphere। नीचे दिए गए हुए आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है इसमें नहीं आता है, ठीक है। मतलब कौन सी गैस जो थी पहले एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं थी? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन या नाइट्रोजन? तो इसका आंसर आएगा ऑक्सीजन। क्या आएगा? ऑक्सीजन जो है इसका सही आंसर है। In the following which is not an example of point source pollution? तो यहाँ पे कौन सा जो है ये एग्जाम्पल नहीं है पॉइंट सोर्स पोल्यूशन की? यहाँ पे दिया गया है फूड प्रोसेसिंग प्लांट, लैंडफिल साइट, एग्रीकल्चर रन ऑफ म्युनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है वो है एग्रीकल्चर रन ऑफ। क्या है? एग्रीकल्चर रन ऑफ जो है इसका सही आंसर है। How many rivers do the National River Conservation Plan covered? National River Conservation Plan NRCP, इसकी जो शॉर्ट एब्रिविएशन है वो है NRCP, ठीक है। तो NRCP भी पूछ सकते हैं क्या इसके फुल फॉर्म क्या है, क्या भरोसा है ना। तो NRCP का जो मतलब है वो क्या है? नेशनल राइवर कंजर्वेशन प्लान। इसमें कितने कवर किए गए हैं? इसका जो सही आंसर है वो है 34। क्या आंसर है इसका? जो है इसका सही आंसर है। ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है जो कि लॉन्च हुई थी 1995 में।
इसका एम क्या था? प्रिवेंटिंग द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स। ये चीज आपको याद रखनी है। विच इज द मोस्ट इनपुट ऑफ वेस्ट कॉजिंग मैरीन पोल्यूशन। यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बताना है इसका जो सही आंसर है वो क्या है। देखिए, पाइप्स डायरेक्टली डिस्चार्ज वेस्ट इनटू द सी। ये मोस्ट इनपुट है वेस्ट कॉजिंग मैरीन पोल्यूशन का। ठीक है, हो गया ये भी आपका क्लियर। नेक्स्ट, द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज प्लांट वेयर द डिस सीवेज ट्रीटमेंट। कौन सी है ये? एडवांस्ड सीवेज ट्रीटमेंट है। सीवेज प्लांट वेयर द डिसइंफेक्शन जो है ओके ट्रीटमेंट किया जाता है, ये एडवांस सीवेज ट्रीटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ बीओडी। बीओडी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिमूव्स इन प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? क्या आंसर इसका हो सकता है? इसका जो आंसर है वो है 35%। कितना है? 35% इसका सही आंसर है। हाउ मेनी कॉमन अप्रोचेस आर यूज्ड इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसका आंसर क्या है? 3। 3 common approaches are used in secondary treatment. Which one of the following cause acid rain? Water pollution, soil pollution, air pollution, noise pollution. तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है? एयर पोल्यूशन जो है ये कॉज करता है एसिड रेन। Who was the first to use the phrase acid rain? इनमें से कौन सा है जिसने फर्स्ट टाइम एक फ्रेज यूज किया था एसिड रेन के लिए? तो इसका जो आंसर है वो है रॉबर्ट एंगस स्मिथ। रॉबर्ट एंगस स्मिथ, ये इसका सही आंसर है। Pollutant cadmium is very similar to which pollutant metal? जो pollutant cadmium है ये सिमिलर है कौन से pollutant metal के? इसका आंसर क्या है? जिंक। जिंक cadmium. A methylating agent by which inorganic mercury is converted to methyl mercury. कौन है? कौन सा वो मिथाइलेटिंग एजेंट है जहां पे इनऑर्गेनिक मर्करी जो है वो कन्वर्ट होता है मिथाइल मर्करी में? तो इसका आंसर क्या है? B12। क्या आंसर है इसका? B12 इसका सही आंसर है। वाटर हार्वेस्टिंग इज कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर। पहला है कलेक्शन ऑफ, ये पार्ट है, ठीक है। देखो, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर, कलेक्शन फ्रॉम ट्यूबवेल्स, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इन स्टोरेज टैंक। तो इसका जो बेहतरीन आंसर है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स, ये होता है वाटर हार्वेस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्टर विच इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। कौन सा सेक्टर है लार्जेस्ट कंज्यूमर फ्रेश वाटर का इन इंडिया के अंदर? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, इसका जो सही आंसर है वो है एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर जो है ये लार्जेस्ट सेक्टर है। बायोलॉजिकल ओरिजिन मटेरियल यूज्ड टू मेंटेन एंड इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। यहाँ पे कौन सा बायोलॉजिकल ओरिजिन मटेरियल है जो कि यूज होता है मेंटेन और इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी को? तो यहाँ पे ग्रीन मैन्योर, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर। तो इसका आंसर एक आएगा ग्रीन मैन्योर जो है ये इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बायो फर्टिलाइजर। ये इसके दैट मींस बोथ ए एंड सी जो है इसका सही आंसर है। एयर नेचुरली कंप्राइजेज ऑफ, एयर जो है उसके अंदर क्या क्या होता है? नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, इनर्ट गैसेस भी होती हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द इबो। ग्रेट स्मॉग डिजास्टर इन लंदन हैपेंड इन। ग्रेट स्मॉग डिजास्टर लंदन के अंदर कब हैपन हुआ था? 1952 के अंदर। ए डेंजरस पोल्यूटेंट दैट किल्स फ्यूटस सेक्स ऑर्गन सेल्स। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है कैडमियम। कैडमियम एक डेंजरस पोल्यूटेंट है जो किल करता है फ्यूटस सेक्स ऑर्गन सेल्स। एक्सपेंड CPCB। CPCB का मतलब होता है सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड।
ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है ना। यहाँ इसका जो ऑप्शन है वो नीचे दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर है वो ये है, ठीक है ना, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है CPCB के फुल फॉर्म है, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपेंड इन। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हैपन हुई थी? 1984 के अंदर, दिसंबर, अब ये दिसंबर 1984 था, ठीक है, 2 ऑफ दिसंबर था 1984। देखो जो भोपाल डिजास्टर है इसको हम भोपाल गैस ट्रेजेडी कहते हैं, जहाँ पे गैस लीकेज हुआ था 2 और 3 दिसंबर की नाइट को इन 1984। कहाँ पे हुआ था ये? यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट, ये कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसके अंदर जो कौन सी चीज थी जो वहां पे लीक हुई जिससे बहुत नुकसान हुआ? उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला है CH3NCO। The maximum standard for discharge of effluent having chemical oxygen demand in inland surface water recommended by CPCB is। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा? 250 mg पर लीटर। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट केम इन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कब आया था एक्ट? इसका सही आंसर क्या है? 1986। कब आया था ये? 1986 के अंदर आया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। The watershed event in the environmental movement was the watershed event जो environmental movement was the, ये क्या था? इसका आंसर क्या आएगा? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। क्या है? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। देखो इन्वायरमेंट की आपको जानते हैं बहुत सारी मूवमेंट्स हुई, तो अगर वाटरशेड की बात करें वहां पे जो इवेंट वाटरशेड पे जो हुआ, तो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, इसको हम क्या कहते हैं? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इन EPA। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इन EPA। EPA का मतलब क्या है? द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये 1986 के अंदर, ठीक है ना, ये 1986 के अंदर इनटू फोर्स केम इनटू फोर्स, और वाई नोटिफिकेशन नंबर GSR 119, डेट थी उस टाइम 12 ऑफ नवंबर 86, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 26। क्या आएगा? 26 जो है टोटल नंबर ऑफ सेक्शन जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के 1986 के अंदर जो दिया गया उसके अंदर था, ठीक है। इसकी जो शॉर्ट टाइटल अगर हम कमेंसमेंट बात करें, इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि एक्सटेंड हुआ था पूरे इंडिया के अंदर और कम इनटू फोर्स, ठीक है ना। आपको बताया कब हुआ था। तो ये जो होता है ना, ये एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद। किसके विद? द डिसीजन वे टेकन एट द UNO on the human environment held at Stockholm in June 1972, in which India participated to take appropriate steps for protection and improvement of human environment. दूसरी, and whereas it is considered necessary further to implement the decision aforesaid in so far as they relate to the protection and improvement, the National Green Tribunal has been established on। अब जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है वो कब एस्टेब्लिश हुआ? उसका आंसर आएगा 2010, ठीक है, 2010। ये जो ग्रीन ट्राइब्यूनल जो था, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वो एस्टेब्लिश हुआ। बड़ा इजी है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 ऑफ जून जो है, 5 ऑफ जून जो है कि एनवायरनमेंट जो डे होता है वो सेलिब्रेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम,
The standard for discharge of effluent having suspended solid mg per liter in inland surface water by CPCB is। अब जो स्टैंडर्ड डिस्चार्ज होता है एफ्लुएंट का सस्पेंड सॉलिड कितना होना चाहिए नेट सरफेस वाटर बाय सीपीसीबी ने क्या कहा है कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 100 mg पर लीटर। कितना 100 mg पर लीटर। अब एक्सपेंड MOEFCC, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसका सही आंसर है। ठीक, द टेरिटरी वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ और EEZ एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट केम इन एग्जिस्टेंस। देखो टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट केम इन एग्जिस्टेंस। तो ये कब आए, ये एग्जिस्टेंस में कब आए, तो इनका जो सही आंसर है वो क्या है 1972। क्या है 1972। The Coastal Regulation Zone CRZ 1991 notification was issued under the provisions of। अब जो CRZ जोन है तो ये CRZ जो है इसकी जो नोटिफिकेशन इशू हुई थी वो कौन से प्रोविजन में हुई थी, ये था एक्ट 1986। ठीक है ना, कौन सा एक्ट था ये, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो था इसका सही आंसर है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सभी जो है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आज आपका लेक्चर जो है वो एक्वाटिक पे खत्म हो जाएगा, कल हम नया नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, The areas that have already been developed up to are close to the shoreline in is coming in। इसका क्या आंसर आएगा CRZ सेकंड। ठीक है ना, ये वो एरियाज होते हैं जो already have been developed up to are close to the shoreline। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया, अभी भी आप समझ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट बनता है। Which is not the goal of ICZM। अब ICZM का इनमें से कौन सा जो है गोल नहीं है, ठीक बताइएगा आप। सबसे पहले हम समझते हैं जी कि ICZM होता क्या है। ठीक है ना, अब देखो जो ICZM होता है इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। क्या आएगा, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसने अनवील किया था एक ड्राफ्ट एनवायरनमेंटल एंड सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ESMF फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट। अब इसमें हमें बताना है इसमें का गोल जो इनमें ये दिए गए हैं कौन सा गोल था। अगर हम बड़ा पढ़ेंगे ना तो ये बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत लेंथी टॉपिक है, ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। तो आप खुद एक बार पढ़ लेना इसके बारे में क्योंकि अच्छा प्रोग्राम था, ये लॉन्च हुआ था। तो इसके आंसर जो आंसर आएगा वो आएगा बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के बारे में बात नहीं हुई। बाकी जो हम सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज की बात हुई इस गोल के अंदर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचर हैजर्ड्स की बात। ठीक है, ये तीनों की हुई है लेकिन बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की बात इसमें नहीं हुई है। हाउ मेनी आर द स्टेज फॉर डिजाइनिंग एन ICZM प्रोग्राम्स। कितने स्टेज जो हैं या जो लॉन्च किए गए, ठीक है, किसको डिजाइन करने के लिए ICZM इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट को। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4। कितने हैं 4 जो है इसका सही आंसर है, जिसमें नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम देखो जो 4 है ना, 4 मेन कंपोनेंट जो है प्लान के उसमें आता है नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम, ICZM वेस्ट बंगाल, ICZM ओडिशा और ICZM गुजरात। ये आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, बड़ा लिखती है, देखो जितना आप पढ़ोगे ना इतना अच्छा रहेगा, बट मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको समझ में ना आए कुछ टॉपिक्स उनको मैं ब्रीफ करने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखो मैं हर कोई बंदा भी दुनिया के अंदर परफेक्ट नहीं हो सकता, गलती मुझसे भी हो सकती है। ठीक है, और आपको लगे कहीं से मुझे या स्लिप ऑफ टंग की वजह से या नॉलेज ना होने की वजह से कहीं प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर आप बता सकते हैं। ठीक है,
विच इज नॉट ए टूल इन ICZM प्लानिंग। इनमें से कौन सा जो है ICZM प्लानिंग का टूल नहीं है? इसका आंसर आएगा, अगर आप पढ़ोगे तो तभी आपको पता चलेगा, लेकिन एक बार पढ़ लेना ICZM के बारे में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा drishti.is.com, वहाँ पे इसका अच्छा नोट बना हुआ है, वो पढ़ लेना आप। ठीक है, तो वहाँ पे लिखा है ICZM के बारे में। क्या दृष्टि है ना, दृष्टि IAS की जो नोट्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वही। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ये टूल नहीं है ICZM प्लानिंग का। हालांकि जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस हैं ये इसके अंदर आते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट भी आता है, पोल्यूशन रेगुलेशन भी आता है, ये तीनों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैच दी फॉलोइंग्स, हमें मैच करना है फॉलोइंग्स जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पहला है, पहला हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं UNCED। UNCED का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ये 1992 के अंदर हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1992 के अंदर। उसके बाद है CITES। ठीक है, CITES क्या होता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ठीक है, C फॉर कन्वेंशन ऑन, I फॉर इंटरनेशनल, T फॉर ट्रेड, E फॉर इंडेंजर्ड, S फॉर स्पीशीज किसकी? वाइल्ड फोना की। ये जो है ये 19, ये आपको पता है कब हुआ था? ये UNCED जो था ये भी हुआ था 1975। ठीक है, 1975 जो है CITES। उसके बाद अगर हम बात करें वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, ये आप जानते हैं 1974 के अंदर। ठीक, उसके बाद एक और यहाँ पे दिया गया है CCRF। ठीक है, CCRF, क्या आप में से कोई जानता है CCRF क्या होता है? CCRF क्या होता है? देखिए, जो CCRF है होता है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल फिशरीज। ठीक है, ये जो हुआ था, ये हुआ था 1995 के अंदर। द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल फिशरीज CCRF FAO, ये 1995 के अंदर। अब बच्चा एक हैजर्डस वेस्ट जो है हैंडलिंग, ये 1989। उसके बाद नीचे दिए गए हैं कि मैच ऑफ द फॉलोइंग्स, यहाँ पे नीचे जो है ये मैच करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे DDT, ये एक पेस्टिसाइड है और ये आता है किसके अंदर? ऑर्गेनोक्लोरीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है पेस्टिसाइड, यहाँ पे आ गया सीडोमिनास। फिर है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है, जो इससे पहले हम देखते हैं बॉडेक्स मिक्सचर। बॉडेक्स मिक्सचर जो है ये फंजिसाइड है। क्या है? फंजिसाइड। बायोप्रोब, ये बायोसाइड है। क्या है? बायोसाइड। बायोसाइड क्या है? बायोप्रोब। अब लास्ट पे बच्चा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है ये बायो सेंसर है। तो इस तरह से मैच करना है ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, क्वेश्चन आपको जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। मैच दी फॉलोइंग, सबसे पहले है जनरल इकोलॉजी। जनरल इकोलॉजी क्या है? फिलिंग ऑफ वेटलैंड्स। उसके बाद है ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी का क्या आएगा? लैंड वाटर ट्रैफिक। नेचुरल हैजर्ड्स, नेचुरल हैजर्ड्स क्या आएगा? इरोजन्स। सोशो इकोनॉमिक्स, और सोशो इकोनॉमिक्स जो है इसका क्या आएगा? इसका आएगा डिस्प्लेसमेंट। और जो है ICZM, ICZM का क्या आएगा? फिशरी मैनेजमेंट। क्या आएगा? फिशरी मैनेजमेंट। अब देखो होता क्या है, जिस तरह से हमने फिलिंग वेटलैंड्स को लगाया जनरल इकोलॉजी के अंदर, इसका मतलब ये होता है जो वेटलैंड्स होते हैं ना, ये जो इसकी इकोलॉजी होती है ये इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, किसकी होती है? वेटलैंड्स की अगर हम बात करें। तो उसके बाद ह्यूमन इकोलॉजी जो है, अगर हम लैंड वाटर ट्रैफिकिंग की बात करें तो ये सब ह्यूमंस की एक्टिविटीज है, इसलिए हम ह्यूमन इकोलॉजी के अंदर डालते हैं। तो इरोजन जो है, इरोजन क्या आ गया? नेचुरल हैजर्ड्स जो है, इरोजन क्या आता है? नेचुरल हैजर्ड्स।
अब जो होते हैं ICZM में आ गया फिशरी मैनेजमेंट। तो ये था इसका मैचिंग। अब यहाँ पे कीजिए आप मैचिंग। जो BOD है, BOD का क्या आएगा, BOD नॉट ग्रेटर देन 10 mg पर लीटर। उसके बाद है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट की अगर हम बात करें, नॉट ग्रेटर देन 0.2 mg पर लीटर। ओके, उसके बाद नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट का आएगा नॉट ग्रेटर देन 0.5 mg पर लीटर। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का आएगा नॉट ग्रेटर देन 5 mg पर लीटर। और लास्ट पे जो है फास्फोरस, इसका आएगा नॉट ग्रेटर देन 0.6 UgL। ओके, UG क्या होता है, UG पता है आपको, ये होता है माइक्रोग्राम, ठीक है ना, माइक्रोग्राम पर लीटर। तो मैच द फॉलोइंग, अब हमें ये मैच करना है। यहाँ पे पहला है शेनॉन वीवर स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडेक्स। पता है आपको ये क्या होता है, ये वन वाइडली यूज्ड इंडेक्स है फॉर कंपेयरिंग डाइवर्सिटी बिटवीन वेरियस हैबिटेट्स। तो जो शेनॉन है, इसका जो आएगा डी के साथ हम इसको जो है वो देखते हैं, इसका जो ग्राफ बनता है। उसके बाद है मैरगलिफ स्पीशीज इंडेक्स। अब जो मैरगलिफ स्पीशीज इंडेक्स है, ये एक स्पीशीज रिचनेस इंडेक्स है, जिसमें देखा जाता है कि बहुत सारी जो स्पीशीज रिचनेस है उनको मेजर किया जाता है कि वो कौन सी प्रॉब्लम के साथ इस टाइम जूझ रही है। तो इसका जो आंसर आएगा, देखो जो शिनॉन वेव्स डाइवर्सिटी इंडेक्स का है HC, सॉरी इसका क्या आएगा, इसका आएगा HC। और जो मैरगलिफ स्पीशीज है, इसका आएगा D, ठीक है ना। डी किसका आएगा, मैरगलिफ स्पीशीज इंडेक्स का आएगा D, और पहले का आएगा HC। उसके बाद हम बात करें ब्रिलियंस डाइवर्सिटी इंडेक्स। जो ब्रिलियन डाइवर्सिटी इंडेक्स है, ये मेजर करता है डाइवर्सिटी ऑफ ए कलेक्शन, ठीक। तो जो ब्रिलियंस है, इसका अगर हम बताएं आपको, इसका जो आंसर है वो है, इसको हम H के साथ करते हैं। उसके बाद है सोरेनसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स। अब जो सोरेनसन डाइवर्सिटी इंडेक्स है, मेजर ऑफ डाइवर्सिटी व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट एज वेल एज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच स्पीशीज। तो इसका जो बात करें हम, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आता है CC। क्या है ये, CC जो है इसका ये। ओके, उसके बाद जो लास्ट है सिम्पसन मेजर ऑफ कंसंट्रेशन, ये आएगा ये DN, ठीक है। तो जो सिम्पसन मेजर ऑफ कंसंट्रेशन है, इसको हम कंसंट्रेशन चेक करते हैं। अब ये सब जो इंडेक्स है ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर दिए गए हैं, इसीलिए हम आपको भी कम से कम एक बार पढ़ना चाहिए इंडेक्स के बारे में। आप 10-15 मिनट दीजिए ताकि आपके ये तमाम इंडेक्स जो है वो क्लियर हो जाएं, आपके जो कंसेप्ट हैं वो भी ठीक ठाक से आपको मिल जाए। जरूरी नहीं है वहाँ पे आपको ये सैम्पल दिए गए होंगे, हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ इसकी डेफिनेशन दी गई हो, तो आपको Which form of mercury is most toxic? कौन सी फॉर्म है मरकरी की जो बहुत टॉक्सिक है, वो है MEHG। ब्लैक फुट डिजीज इज काज्ड बाय, जो ब्लैक फुट डिजीज है वो किससे काज होती है, आर्सेनिक से। Which is the most detoxifying organs in fishes? आप बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है, लीवर। लीवर जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो MEHG है, ये पता है क्या है, मिथाइल मरकरी। इसको यहाँ पे हो सकता है वहां पे आ जाए CH3HG। क्या आ सकता है, CH3HG जो है ये टॉक्सिक इफेक्ट है, ठीक, बहुत टॉक्सिक। तो ME यहाँ पे लिखा है मींस मिथाइल मरकरी। तो इसका जो सही तरह अगर आज देखा जाए तो CH3HG इसका आता है। ओके, द वर्ड पोल्यूशन डिराइव्ड फ्रॉम, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बेसिक क्वेश्चन है ये, लेकिन पता किसी को नहीं होगा। गौर कीजिए, क्या आपको पता है, क्या आप जो देख रहे हैं पता है आपको, मेन बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। लैटिन वर्ड से बना हुआ है वर्ड पोल्यूशन, ये डिराइव हुआ है, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल इज गिवन फॉर, नगोया प्रोटोकॉल किसके लिए दिया था, फॉर SS2 जेनेटिक्स, ठीक है, फॉर SS2 जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, ये है नगोया प्रोटोकॉल। पढ़ सकते हैं और भी आगे आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कोशिश मैंने की है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है।
ये जरूरी नहीं है फिशरी के एग्जाम में, आपको किसी भी एग्जाम, नेट हो, सेट हो, आईसीआर हो, कोई भी एग्जाम। व्हाइट वाटर फिनोमेना इज काज्ड बाय, अब व्हाइट वाटर फिनोमेना इज काज्ड बाय, ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। इसका आंसर आएगा कोकोलिथोपोर्स, कोकोलिथोफोर्स इसका जो है सही आंसर है। अब आप में से कितने जानते हैं कि कोकोलिथोपोर्स क्या होता है? देखो, जो कोकोलिथोफोर्स होते हैं ये अलगे होते हैं। क्या होते हैं? अलगे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है ना। तो अगर पूछा गया कहीं किसी टाइम के कोकोलिथोफोर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये अलगे होते हैं, इनका जो कलर क्या होता है, ज्यादातर व्हाइट अपीयरेंस होती है, ठीक है ना। लेकोस्ट्रीन जोन इन ए रिजर्वियर इज, अब जो लेकोस्ट्रीन जोन होता है एक रिजर्वियर के अंदर, वो क्या होता है, ब्रॉड डीप लेक लाइक बेसिन होता है, या आटो चुटोनस होता है, या पी ग्रेटर देन आर होता है, टर्बिड वाटर होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, पहला तो सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, टर्बिड वाटर नहीं होता है। दैट मींस 1 2 एंड 3, ये ऑप्शन डी है, 1 2 एंड 3। कोस्टल जोन्स इन इंडिया फंक्शंस अंडर, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में और आना भी चाहिए क्योंकि बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। कोस्टल जोन जो है इंडिया के अंदर फंक्शन किसके अंडर करता है? ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर करता है। ये कोस्टल जोन जो है इंडिया के अंदर ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। उसके बाद है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन द ईयर, पास कब हुआ था प्रोटेक्शन एक्ट? ये हुआ था 1986 के अंदर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो चीजें मैं बोलता हूँ ना पढ़िएगा, तो उसको प्लीज आप हमेशा पढ़िएगा क्योंकि ये चीजें आपको समझनी है आगे के लिए, वहां पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं ना, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है। तो 1986 जो है इसका सही आंसर है। ये आपको पता है ये कब क्यों पास हुआ था? क्योंकि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, भोपाल के अंदर, तो उस टाइम एक डिजास्टर, जो ये भी डिजास्टर था है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये आता है, कभी पूछा जाता है कि ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आता है आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, किस में आता है ये, और ये इनफोर्स कब हुआ था? देखो, पास हुआ था मई 1986 में, लेकिन केम इनटू फोर्स हुआ था 19 नवंबर 1986 में, ठीक है। और ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था? 9th ऑफ जनवरी 1986। तो ये इसके थे कुछ जो आपको बड़े इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए, है ना। विच टेक्निक ऑफ सीवेज स्लज ट्रीटमेंट अलाउज जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? इसका आंसर आएगा एनारोबिक डाइजेशन। क्या आएगा? एनारोबिक डाइजेशन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनोफॉस्फोरस ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड? यहाँ नीचे दिए गए हैं, इनमें से बताना है इसका सही आंसर क्या है। मिलेथियोन जो है ये भी आता है, डाइज़ोनियम भी आता है, पैराथियोनियम भी आता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर है। Which of the index is based on the number and relative dominances of various species present in water? Shannon's and Venus diversity index, Odum's index। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? शैनॉन्स एंड विनस डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है इसका आंसर है, इसीलिए बाकी दो मैंने नहीं लिखे। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आप देखते रहिए टीचिंग बिहाजी। मुझे लगता है यहाँ मैंने जो आज 100 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए, इनमें से बहुत से क्वेश्चन, अगर 100 नहीं तो 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके चांस बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखते रहिए टीचिंग बिहाजी। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में दिया गया होगा वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और जो भी नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो नोट कीजिए। जहाँ पे कहीं गलती आपको दिख रही हो कि आपको कि हाँ सर में यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी रात को बहुत लेट बनाता हूँ लेक्चर,
2 बजे या 3 बजे, तो तब नींद भी चढ़ी होती है, तो इसलिए कभी गलती से हो सकती है। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हो सकती है। तो गलती को आपको बताना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो गलती आपको बाद में पॉइंट गलत कर दीजिए दे आप। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं 100% सही आपको यहाँ से पॉइंट दे दूँ, ठीक है। तो देखते रहिए टीचिंग पे आज ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज।